हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके थे कि सॉलिड क्या है, कोई भी सब्सटेंस कब सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है और कैसे सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है, उससे सॉलिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसका। आज हम लोग अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यह जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वह किस आधार पे है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब वो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब बताए थे जिससे मिल करके वह सॉलिड बना होता है, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या अरेंजमेंट है, किस ऑर्डर में अरेंज हैं वे पार्टिकल्स, इस आधार पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन है। और इसमें से दो प्रकार के सॉलिड हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसको कि हम लोग ट्रू सॉलिड या परफेक्ट सॉलिड बोल सकते हैं, ट्रू सॉलिड्स। दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स जिसको कि फॉल्स या फिर हम लोग स्यूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। तो ये जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पे? तो बेसिस तो हम लोग देख चुके हैं, तो उसी को थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो देखो, क्रिस्टलाइन जो है ना वह आया है क्रिस्टल वर्ड से, और क्रिस्टल हम लोग उसको बोलते हैं जिसका कोई डेफिनिट शेप हो। क्रिस्टल उसे बोला जाता है जिसका कोई डेफिनिट शेप हो, और डेफिनिट शेप उसी का होता है जिसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का एक रेगुलर ऑर्डर हो। पार्टिकल्स एक ऑर्डर में अरेंज हो, रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो। अब बोलोगे सर सॉलिड है तो पार्टिकल तो रेगुलर ऑर्डर में रहेगा ही रहेगा, तो नहीं होता ऐसा। यदि ऐसा होता तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन ही नहीं होता। हम यहाँ जो बोले कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल से आया है जिसका मतलब डेफिनिट शेप है, और ये डेफिनिट शेप तभी पॉसिबल है जब रेगुलर ऑर्डर हो अरेंजमेंट के पार्टिकल्स का। तो ये जो एमॉर्फस है, एमॉर्फस वर्ड जो आया है इसका मतलब होता है नो ऑर्डर, बिना कोई ऑर्डर का, कोई क्रम नहीं होता है पार्टिकल के सजावट का, जैसे तैसे पार्टिकल्स होते हैं, कोई ऑर्डर ही नहीं होता है उनके अरेंजमेंट का। जैसे मान के चलो हम बोलते हैं आदमी, तो जो नेचुरल है कि आदमी है, मतलब कि इसके अंदर जो एक इंसान के गुण होते हैं वे होने चाहिए। क्या ऐसा होता है? सारे व्यक्तियों में, सभी प्राणियों में जो है, व्यक्तियों की यदि बात करें हम लोग, तो उनमें इंसान का गुण है तो सभी आदमी ही। कहाँ इंसान का गुण है? कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है, कुछ में शैतान का लक्षण ज़्यादा होता है। तो है तो सारे सॉलिड, तो क्या पार्टिकल का अरेंजमेंट सब में ऑर्डर में होगा? नहीं होगा। कुछ में बहुत बढ़िया ऑर्डर होगा, कुछ में कम ऑर्डर होगा, कुछ में ऑर्डर ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सॉलिड है तो पार्टिकल ऑर्डर में ही अरेंज रहेगा, मैंने आदमी है तो इंसान ही रहेगा, हो ही नहीं सकता है, वेरी करता है वह कंडीशन। तो वही चीज़ यहाँ है। अब यदि इसमें हम लोग क्रिस्टलाइन को डिफाइन करें तो एक अच्छा सा डिफिनीसन यदि लिखें क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और वही डिफिनीसन को फिर काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करें, तो ऐसे इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं हम लोग, द सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब समझ रहे हो ना, लिखा हुआ है यहाँ, हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर arranged in a definite geometric pattern, arranged in a definite geometric pattern,
in three dimensional space, in three dimensional space are called crystalline solids. फिर बोल रहा है सच सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ऐसे सॉलिड जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स which have definite shape। अब इसी डेफिनेशन को जो है एक्सप्लेन करने वाले हम लोग। बहुत कुछ छुपा हुआ है इस डेफिनेशन में। बोल रहा है वह सब्सटेंस जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कि जिस पार्टिकल से मिल करके वह सब्सटेंस बना हुआ है। तो कोई भी सब्सटेंस जनरली एटम मॉलिक्यूल आयन से मिल के बना होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यदि अरेंज्ड हो, सजा हुआ हो एक निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न में, तो यह ज्योमेट्रिक पैटर्न का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिक पैटर्न का मतलब हुआ कि इसमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा। ज्योमेट्रिकल शेप, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री आप पढ़ते हो ना, उसमें आप सर्कल पढ़ते हो, उसमें आप स्क्वायर पढ़ते हो, वहाँ आप ट्राइंगल पढ़ते हो, वहाँ आप रेक्टेंगल पढ़ते हो। इसके अतिरिक्त वहाँ आप स्फेयर पढ़ते हो। इसके अतिरिक्त वहाँ आप क्यूब के बारे में पढ़ते हो, ऐसा क्यूबॉइड पढ़ते हो, एक हेक्सागोन पढ़ते हो, ऐसा। अब इसमें से जो कुछ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, जैसे ये सभी 2 डायमेंशनल होते हैं, और कुछ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं। 2D और 3D का एक अंतर तो हम लोग ये भी दे सकते हैं कि 2D मतलब जिसमें आप 2 एक्सिस खींच सकते हो, एक्स वाई, और 3D मतलब जिसमें आप 3 बना सकते हो, एक्स वाई जेड तीनों ले सकते हो, 3 डायमेंशन दे सकते हो। या इससे नहीं क्लियर हो पा रहा है तो 2D वैसे अरेंजमेंट होते हैं जिसका आप केवल एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। और 3D ज्योमेट्री वैसे होते हैं जिसका कि आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो और इसका आप वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों। आप सर्कल का वॉल्यूम पढ़े हो क्या? ट्राइंगल का वॉल्यूम पढ़े हो क्या? नहीं। आप क्यूब का वॉल्यूम पढ़े होगे, क्यूब का एरिया पढ़े होगे, स्फीयर का वॉल्यूम पढ़े होगे, स्फीयर का एरिया पढ़े होगे। तो जिसके लिए आप एरिया और वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट कर सकते हो वह 3 डायमेंशनल होता है, और जिसके लिए आप केवल एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम नहीं, वह होता है 2D। तो ये 2 प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप हैं। तो जब सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एक रेगुलर ऑर्डर में, तो बोल रहा है कि उससे एक सर्टेन ज्योमेट्रिक पैटर्न मिलता है। मतलब वह अरेंजमेंट जो है या तो ऐसा कोई शेप देगा या तो वैसा। लेकिन फिर इसके आगे लगा हुआ है इन 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब अब ये कहानी ही खत्म हो गया। तो बच्चा भी बोला ना 3D की बात कर रहा है। तो जब किसी सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D स्पेस में अरेंज होकर के एक निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न दे, एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप दे, क्यूब टाइप का दिखे, हेक्सागोन टाइप का दिखे, ऐसा, तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ जोर दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा किस पे? 3D स्पेस में अरेंजमेंट और उसके बाद सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप, ये 2 चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब हो रहा है कि जो ऐसे सॉलिड्स होते हैं वे बने होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे क्रिस्टल से, और ये प्रत्येक क्रिस्टल का एक डेफिनिट शेप होता है। मतलब पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही एक डेफिनिट शेप नहीं है, बल्कि वह क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसका छोटा छोटा पार्ट है, जो छोटे छोटे उसके क्रिस्टल्स हैं, वे क्रिस्टल का डेफिनिट शेप है। तो जब ये क्रिस्टल का डेफिनिट शेप है तो ये बहुत सारे आपस में मिलेंगे, तो फिर इस पूरे सब्सटेंस का भी कोई ना कोई जो है सो डेफिनिट शेप होगा। जैसे मान के चलो आप बोलोगे कि सर लोहा है, ठीक, आयरन, तो लोहा है या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है मतलब इसके पार्टिकल्स का रेगुलर डेफिनिट अरेंजमेंट होगा। अब कोई लोहा का आप रॉड लिए, तो यह रॉड जो है ऐसा सिलिंड्रिकल है, 3D अरेंजमेंट है,
तो क्रिस्टलाइन है। लेकिन बोलोगे नहीं सर हम ये लोहा को ऐसे काटेंगे, ऐसे मतलब कोई ऑर्डर नहीं रखेंगे, ऐसे हम लोहा को काटेंगे, काट ही सकते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ कहाँ कोई डेफिनेट शेप मिल रहा है, तो आप इसको क्रिस्टलाइन कैसे बोलोगे। तो वही तो समझा रहे हैं ना कि ऐसे नहीं देखना है। अरे भाई इस पूरे सब्सटेंस के अंदर जो इसका एक पार्ट है उसके अरेंजमेंट को देखो आप। तो यहाँ जो अरेंजमेंट होगा Fe के एटम्स का वह एक डेफिनिट ऑर्डर में होगा। तो वही तो यहाँ क्लियर किया गया ना कि ऐसे सॉलिड बने होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से, और उन क्रिस्टल्स का डेफिनिट शेप होता है। तो आप ऐसे इसको काट दिए तो ठीक है, कुछ क्रिस्टल यहाँ से अलग हो गया, लेकिन जो और इसके अंदर क्रिस्टल बचे उसमें तो आयरन के एटम्स का एक डेफिनिट अरेंजमेंट हुआ। तो पूरे सब्सटेंस का डेफिनिट अरेंजमेंट के बदले आप उसका जो एक पार्ट है उसके डेफिनिट अरेंजमेंट को समझो तो क्लियर ज़्यादा हो पाएगा डेफिनेशन। तो समझ गए क्रिस्टलाइन सॉलिड को कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सब्सटेंस हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है 3D स्पेस में, और उनका अरेंजमेंट एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप दे रहा हो। तो ऐसे सब्सटेंस को फिर हम लोग क्रिस्टलाइन बोलने वाले हैं। पूरे सब्सटेंस के शेप को ना कंसीडर करते हुए, बल्कि वह सब्सटेंस जो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से बना होता है उसके शेप को कंसीडर करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कई एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टलाइन के केस में। जैसे जितने भी मेटल्स हैं वे मेटल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं। आप सोडियम मेटल ले लो, आयरन ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, प्लैटिनम ले लो, कुछ भी। तो प्लैटिनम है तो इसका मतलब कि इसमें प्लैटिनम के जो बहुत सारे एटम्स हैं, इन एटम्स का एक डेफिनिट अरेंजमेंट होगा और वे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप प्लैटिनम का छोटा सा टुकड़ा ले लिए, बहुत सारी कहाँ दिख रहा है एक बढ़िया ज्योमेट्रिकल शेप में। तो वैसे नहीं, उसका सब्सटेंस का जो अंदर में जो अरेंजमेंट है एटम का, उसके अरेंजमेंट को कंसिडर किया जाता है ऐसा। उसके बाद डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सभी भी क्रिस्टलाइन के अंदर आते हैं। इसके अतिरिक्त आयोडीन है सॉलिड, ये भी क्रिस्टलाइन के अंतर्गत आता है, नॉन मेटल है। इसके अतिरिक्त आप कोई आयनिक कंपाउंड ले लो, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम नाइट्रेट की बात कर लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, तो ये सभी के सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मतलब इस सब में जैसे NaCl है तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हुआ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज है। अब किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट है यही तो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर NaCl में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का अरेंजमेंट कैसा है, अमोनियम आयन और नाइट्रेट का कैसा है, प्लैटिनम का क्रिस्टल है तो इसमें प्लैटिनम के एटम्स किस प्रकार से अरेंज है। सारे मेटल्स के एटम एक ही जैसे अरेंज नहीं होते हैं, सबका क्रिस्टलाइन शेप एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, वही इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो है सो डील करने वाले हैं। तो यह क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। तो इसी के अतिरिक्त या इसी के अपोजिट जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एमॉर्फस को, क्योंकि एमॉर्फस वर्ड का मतलब ही है नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं। तो यदि यहाँ से एमॉर्फस को हम लोग डिफाइन करें, एमॉर्फस सॉलिड्स, सो एमॉर्फस का मतलब ही होता है नो ऑर्डर। होगा सॉलिड सब्सटेंस, पार्टिकल्स इसके भी नज़दीक होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ भी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का कोई डेफिनिट ऑर्डर नहीं होगा। सो द substance whose constituent particles are not arranged in any regular fashion. The substance whose constituent particles are not arranged in any regular fashion, although they possess rigidity and
पोजेजेज या डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एन एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोल रहा है कि वह सब्सटेंस जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का कोई एक नियमित तरीका नहीं होगा, कोई रेगुलर फैशन मतलब कोई एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं होंगे, कोई नियमित तरीके से अरेंज नहीं रहेंगे। यद्यपि रिजिडिटी उनमें भी होगा, शेप और वॉल्यूम उनका भी फिक्स होगा, बस अंतर है पार्टिकल के अरेंजमेंट का कि वे जो पार्टिकल्स हैं वे एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज केवल नहीं रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा विवादास्पद हो रहा है बात कि यदि फिर पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है तो रेगुलर शेप कहाँ से होगा। चलो वॉल्यूम डेफिनिट मान भी लें तो शेप रेगुलर कैसे फिर हो जाएगा। तो इसको जब पढ़ेंगे चैप्टर को आगे तो एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस बात को हम लोग समझेंगे कि आखिर पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर ना होने के बावजूद डेफिनिट शेप कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ग्लास, शीशा, प्लास्टिक्स जो होते हैं, प्लास्टिक्स मतलब कि पॉलीमर्स, जितने भी सॉलिड पॉलीमर्स होते हैं, फाइबर्स, इबोनाइट वगैरह जो होते हैं, वे सारे आते हैं एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में। इसके अतिरिक्त और भी कई एग्जाम्पल्स हैं एमॉर्फस सॉलिड में। खैर इस ग्लास के प्रॉपर्टी को जो है काफ़ी डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्लास को कैसे किस आधार पे जो है एक एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है, या इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, कौन से पार्टिकल से मिल कर के जो है ये बने होते हैं। अब सॉलिड का जो डेफिनेशन है वह है कि पार्टिकल्स एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज होंगे, एक नियमित रूप से सजे हुए होंगे, और वह चीज़ जो है एमॉर्फस में है नहीं। पार्टिकल्स सजे हुए जरूर हैं लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है इनका सजने का, अरेंजमेंट का। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को बताया कि एमॉर्फस सॉलिड को जो है हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, मतलब ये सॉलिड है बट नॉट ट्रू सॉलिड्स, दे आर स्यूडो सॉलिड्स, या फिर इन्हीं को बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड पे ज़रा गौर करने वाले हम लोग। स्यूडो सॉलिड तो समझ गए ना, फॉल्स सॉलिड। फॉल्स सॉलिड माने सॉलिड के जैसा प्रतीत होगा, एक्चुअली सॉलिड है नहीं, क्योंकि पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई लिक्विड है तो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड को ठंडा करने के बाद वो सॉलिडिफाई होता है, ऐसा। तो जब लिक्विड को आप सुपर कूल करोगे, बहुत ज़्यादा ठंडा करोगे तो सॉलिड में ही बदलेगा। लेकिन क्या यह ओरिजिनली सॉलिड है? नहीं, ये तो लिक्विड से कन्वर्ट हुआ है, या जो है वह लिक्विड से कन्वर्ट हुआ है। जैसे आजकल चला है ना कि जेंडर लोग चेंज करवाते हैं, कि कोई मेल है लेकिन बचपन से उसका ऐसा शौक है कि सारा फीमेल से मिलता है, तो लोग सर्जरी करवा करके फीमेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो क्या वह रियल फीमेल है? नहीं है, स्यूडो फीमेल बोलेंगे। उसी प्रकार से कोई बच्चा जो है एज ए फीमेल मतलब गर्ल के रूप में जो है पैदा हुई हो, लेकिन उसके सारे शौक जो है मेल वाले हैं, तो फिर वह सर्जरी करा करके पूरा बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है मेल के रूप में। लेकिन क्या वह रियल मेल है? नहीं है, तो उसको स्यूडो मेल बोलेंगे हम लोग। समझ रहे हो बात को ना? है वही चीज़ लेकिन शुरू से नहीं है, रियल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ है। उसी प्रकार से जो ऐसे सॉलिड होते हैं वे रियल सॉलिड नहीं होते हैं, ये बनते हैं लिक्विड का सुपर कूलिंग से। दैट्स वाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड कैसे है, किस प्रकार से ग्लास को बनाया जाता है। तो ग्लास एमॉर्फस है, एमॉर्फस को सुपर कूल्ड लिक्विड बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड का ही सुपर कूल्ड फॉर्म है। ओरिजिनली यह सॉलिड फॉर्म में है नहीं, ये लिक्विड से बनाया गया है ग्लास को। तो खैर ग्लास के प्रॉपर्टी को जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें। अब चूंकि एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई खास ये है नहीं, इसलिए ऐसे सॉलिड में जो है बताए फ्लूइडिटी होता है, ये डिफ्यूज कर सकते हैं, इनका डिफ्यूजन होता है। और एग्जाम्पल के लिए पिछला ही क्लास में बताए थे इस ग्लास के बारे में कि जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं 50-100 वर्ष पुराने,
और यदि बिल्डिंग्स के खिड़की में जो है विंडो में कांच लगा हुआ है तो इस चीज़ को आप भली भांति ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसा कांच का विंडो है, एक ग्लास है, तो 50-100 वर्ष तक माने काफ़ी समय लगता है। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ऊपर का पोर्शन है वह धीरे धीरे पतला होते जाता है, नीचे का पोर्शन जो है धीरे धीरे मोटा होते जाता है। ऐसा तो पतला मोटा मतलब कि इन सेंस में समझ रहे हो ना, ऐसे कट करके नहीं, बल्कि पतला मतलब कि ऐसा कोई उसका विड्थ है मान के चलो, तो नीचे का पोर्शन ही धीरे धीरे ऐसे मोटा हो जाएगा और ऊपर का पोर्शन और पतला हो जाता है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि ऊपर में जो पार्टिकल्स होते हैं वे सारे फ्लो करके आ जाते हैं नीचे, ऐसे सारे पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। और जब ऊपर के पार्टिकल्स फ्लो करके नीचे आएंगे तो ऐसा होने में काफ़ी समय लगता है, 50-100 साल लग जाता है। तो जब ऊपर के पार्टिकल नीचे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नीचे मोटा हो जाएगा पोर्शन, ज़्यादा मोटा दिखेगा कांच, ऊपर पतला दिखेगा। तो ऊपर के पार्टिकल सारे नीचे आ गए, मतलब यहाँ तो जगह खाली बच जाना है ना। तो खाली बच जाने के चलते क्या होता है कि यार ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मतलब यहाँ से अब आर पार देखोगे तो अच्छे से दिखाई दे देगा। शुरू में जो ग्लास होता है वह ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट में दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा। लेकिन जब ऐसे होगा तो फिर ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से अच्छे से दिखाई देगा, और नीचे वाला पोर्शन जो ट्रांसपेरेंट था वो ऑपेक हो जाएगा, मतलब एकदम नहीं दिखाई देगा। तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि ऊपर का पोर्शन ट्रांसलूसेंट से ट्रांसपेरेंट बना, नीचे वाला ट्रांसलूसेंट से ऑपेक बन गया, वह बेसिकली इस डिफ्यूजन या फ्लूइडिटी के चलते कि ग्लास के पार्टिकल फ्लो करके ऊपर से सारे कहाँ के कहाँ गए, नीचे आ गए। तो यह प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड में होता है। इसके पीछे का कारण यही है कि पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये पार्टिकल इधर उधर हो सकते हैं ऐसा। और जब ये इधर उधर हो सकते हैं तो फिर फ्लूइडिटी तो इनमें आ ही जाएगा, ये फ्लो फिर कर पाएंगे ऐसा। तो यह एमॉर्फस सॉलिड हुआ। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में जो एक बेसिक सा अंतर हुआ ना, उस बेसिक से अंतर को बस दिमाग में हम लोग रखेंगे। और वह बेसिक सा अंतर क्या हुआ? पार्टिकल के अरेंजमेंट का ऑर्डर, कि यदि पार्टिकल एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज है, एक ज्योमेट्रिकल शेप मिल रहा हो 3D स्पेस में अरेंजमेंट के चलते, तो क्रिस्टलाइन जो कि एक ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और एमॉर्फस में पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए फॉल्स सॉलिड होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। आता है एग्जाम में कि एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड्स क्यों बोला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों बोला जाता है, सब कुछ बतला दिए हम। एमॉर्फस सॉलिड ओरिजिनली सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वे लिक्विड का सुपर कूलिंग से बनते हैं, दैट्स वाई। उसके बाद फिर एक इसमें है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेनली वही दोनों क्लासिफिकेशन है, लेकिन अब और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, सो यहाँ भी थोड़ा सा विवादास्पद है। ये पोली वर्ड जहाँ लग जाता है ना, या पोली वर्ड बेसिकली एमॉर्फस नेचर को बतलाता है। तो है क्रिस्टलाइन लेकिन दिखेगा एमॉर्फस नेचर का, है क्रिस्टलाइन लेकिन दिखेगा एमॉर्फस नेचर का। जैसे मेटल का पाउडर बना लो, हम क्या बोले कि जितने भी मेटल्स होते हैं वे सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, लेकिन जब इसका पाउडर बनाओगे तो पाउडर बनाने से इसके अंदर का जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है ना, वह अरेंजमेंट डिस्टॉर्ट होता है, बिगड़ जाता है, और तभी तो वह पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ओरिजिनली था क्रिस्टलाइन, लेकिन जो उसका पाउडर फॉर्म है वो क्रिस्टलाइन टाइप का दिखेगा नहीं, तो इस पाउडर फॉर्म को आप बोलोगे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या है हो जाएगा डेफिनेशन कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स which appear as amorphous, कि है क्रिस्टलाइन लेकिन दिखेगा कैसा, एमॉर्फस, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मेटल का पाउडर, कि मेटल सारे क्रिस्टलाइन है, मतलब मेटल में एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन उसी को पाउडर फॉर्म में बदला जाता है तो वह अरेंजमेंट डिस्टॉर्ट होता है, इसलिए वह एमॉर्फस नेचर का प्रतीत होता है। ओरिजिनली तो है क्रिस्टलाइन ही, क्रिस्टलाइन से ही वह बना है या उसी से कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद जब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ देखेंगे कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं,
ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग, जबकि जो एमॉर्फस होते हैं वे आइसोट्रॉपिक नेचर का होते हैं। ठीक, तो यहाँ से ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये पूरा का पूरा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड दिखेगा आइसोट्रॉपिक, लेकिन इसका जो एक क्रिस्टल है वह होता कैसा है, एनाइसोट्रॉपिक। समझ रहे हो बात को? मतलब क्रिस्टल से ही बना हुआ है, या क्रिस्टल से ही बना हुआ है, और क्रिस्टल वर्ड लग गया मतलब एनाइसोट्रॉपिक है। लेकिन यही क्रिस्टल जो है वे रैंडम होते हैं, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो रैंडम ओरिएंटेशन हो गया क्रिस्टल का, तभी बन गए आइसोट्रॉपिक। लेकिन एक्चुअल में उस एक क्रिस्टल की बात करेंगे तो क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक। मतलब जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये बने होते हैं रैंडम ओरिएंटेशंस ऑफ वेरियस क्रिस्टल्स। सो ओवरऑल जो सब्सटेंस है वह आइसोट्रॉपिक दिखेगा। हालांकि प्रत्येक क्रिस्टल इसका किस नेचर का होता है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो ये जो है यहाँ से अंतर हो जा रहा है थोड़ा सा, मतलब कि पॉलीक्रिस्टलाइन में कि या ओरिजिनली क्रिस्टलाइन है लेकिन दिखता कैसा है, एमॉर्फस दिखता है। मतलब यही वाला बात हो गया कि जैसे होता है किसी किसी व्यक्ति का शक्ल सूरत पे यदि आप जाओगे, उसके बिहेवियर पे जाओगे, तो बताया ना कि कोई मेल पर्सन है लेकिन उसका शक्ल जो है फीमेल टाइप का लगता है, गुण भी कुछ कुछ वैसे ही मिलते हैं। तो ओरिजिनली वह मेल है, ओरिजिनली वह मेल है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है कुछ कुछ, या देखने में जो है बिहेवियर से वह फीमेल प्रतीत हो रहा है, कुछ कुछ उसका बिहेवियर ही वैसा है। तो उसको जो है आप वहाँ बोल सकते हो इस कैटेगरी का कि ओरिजिनली क्रिस्टलाइन है लेकिन प्रतीत हो रहा है एमॉर्फस। ओरिजिनली मेल है लेकिन देखने में बिहेवियर से फीमेल लग रहा है, ऐसा। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, बहुत कम है लेकिन है, ऐसी संभावना हो सकती है ऐसा। तो अब यहाँ से यदि अंतर पूछा जाए एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन पर, तो अभी तक तो हम लोग बस इतना सा बात बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो गया एक डेफिनिट ऑर्डर में, और उससे एक निश्चित ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलेगा। और अरेंजमेंट जब भी होगा तो 3D स्पेस में, इस 3D स्पेस को छोड़ना नहीं है, 3D ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। एमॉर्फस का वैसा कोई जो है डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होगा, कोई डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होगा उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलमोस्ट डिफ्यूज नहीं करते हैं, फ्लो नहीं करते हैं, वे ट्रू सॉलिड्स होते हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय में, लेकिन कर सकते हैं। इसलिए ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहलाते हैं, या फिर इनको स्यूडो सॉलिड्स बोला जाता है। उसके बाद एक ही बताया कि जो सॉलिड है क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, तो क्रिस्टलाइन हम बोले एनाइसोट्रॉपिक नेचर का, और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक। ये आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक को हालांकि अभी हम लोग डील करेंगे। और उसी में फिर एक आ गया था पॉलीक्रिस्टलाइन, कि है क्रिस्टलाइन लेकिन प्रतीत कैसा होना है, एमॉर्फस। एग्जाम्पल भी बता दिए, मेटल का पाउडर, कि मेटल ओरिजिनली क्रिस्टलाइन है लेकिन पाउडर बनाने पर जो है यह दिखता कैसा है, एमॉर्फस। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है हम लोग एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर को डील करेंगे, और उसके बाद क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में इसके अतिरिक्त और कई डिफरेंसेस हैं जो एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, और वैसे भी जो है हम लोग को जानना है उसके बारे में। तो इन सारे फैक्ट्स को जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।